दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक वीडियो लेकर आया हूं। मैंने एलिजाबेथन एज के बारे में आपको एक वीडियो दे दिया था। चौसर एज से हम लोग स्टार्ट हुए थे। रेनेसा मैंने कराया, चौसर एज कराया, उसके बाद मैंने प्री शेक्सपियरियन ड्रामा का वीडियो दिया। एलिजाबेथन एज में मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है। आज मैं पुनः एलिजाबेथन एज और 16वीं सेंचुरी से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लेंगे, वो लेकर आया हूँ। और ये आपके आगे आगामी परीक्षा जो है जूनियर सुपर टेट की, उसमें बहुत काम आने वाले हैं साहब। तो डायरेक्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु रोड द लाइन। पहला क्वेश्चन है आपका, हु रोड द लाइन। लाइन क्या है साहब, सुनिएगा। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ बाइल जस्टिस। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ बाइल जस्टिस, ये लाइन किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है। ए शेक्सपियर साहब, बी क्रिस्टोफर मार्लो, सी फ्रांसिस बेकन साहब, और डी सरे साहब। तो साहब ये लाइन जो है वह फ्रांसिस बेकन साहब का एक ऐसे है ऑफ रिवेंज, उसमें से ली गई है कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ बाइल्ड जस्टिस। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसेज जिनको हम कहते हैं, तो उनका एसेज है ऑफ रिवेंज, तो उसमें से ये लाइन है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ बाइल्ड जस्टिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश एसे। इंग्लिश ऐसे की अगर हम बात करें तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किसने इंग्लिश ऐसे को एक नई दिशा दी, किसने नया डायरेक्शन दिया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए बेकन, बी लैम, सी स्टील और डी हैजलेट। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप लोग अगर डायरेक्ट आंसर ना भी जानते हो तो उनमें से अगर आपको जो अन्य ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में अगर जानकारी है तो आप ये आंसर दे सकते हैं। जैसे हम चार्ल्स लैम्ब की बात करते हैं तो साहब रोमांटिक एज। रिचर्ड स्टील की बात करते हैं तो साहब रोमांटिक एज से पहले हमारे प्री रोमांटिक एज, और आप कह सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी। विलियम हैजलेट साहब आपके रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। ठीक, तो ये तो कोई है नहीं। आज हम 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं, और एलिजाबेथन एज के बचे इसमें चार ऑप्शन में बेकन साहब। तो साहब फ्रांसिस बेकन जो कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं, उन्होंने एक न्यू डायरेक्शन दिया है इंग्लिश एसेज को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऐसे बेकन रोड दिस लाइन। बेकन साहब ने अपने किस ऐसे में नीचे दी गई लाइन लिखी है? बड़ी अच्छी लाइन है, खूबसूरत लाइन है, कई बार पूछी गई है। हिस्ट्री मेक मैन वाइज। इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। पोइट्री बिटी, कविता जो है वो व्यक्ति को चतुर बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। द मैथमेटिक्स सब्टल, गणित जो है वो व्यक्ति को सीरियस कॉन्सेंट्रेट बनाता है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, वो बंदा जो कि फिलॉसफी पढ़ता है, नेचुरल फिलॉसफी पढ़ता है, वो गंभीर रहता है। मोरल ग्रेव, और नैतिकता व्यक्ति को ग्रेव बनाती है। ये लाइन आखिरकार बेकन साहब ने किस ऐसे में लिखी है? तो हम में से जितने लोग यहाँ हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, आप सबने एक फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे पढ़ा है ऑफ स्टडीज़। तो साहब ये लाइन जो है वो ऑफ स्टडीज़ से ली गई है, जो कि फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस ऐसे है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइम पैटर्न ऑफ इंग्लिश सोनेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साहब। एलिजाबेथन एज और 16वीं सेंचुरी वो एज है जिसने कि अंग्रेजी भाषा में सोनेट राइटिंग को एक विशेष पहचान दी। या आप कह सकते हैं कि एलिजाबेथन एज के राइटर जो थे उनमें एक नेचुरल लव था सोनेट की तरफ। तो जो इंग्लिश सोनेट जिसको इंट्रोड्यूस सरे साहब ने किया, थॉमस बिट साहब ने, सरे साहब ने मिलकर किया, आपसे ये पूछा जा रहा है उसका राइम पैटर्न क्या है। तो चार आपके ऑप्शन लिखे हैं। ए बी, ए ऑप्शन में देखिए ए बी, सी डी, ई एफ जी, बी ऑप्शन है आपका
ABBA, ABBA, CDE, CDE। सी ऑप्शन है आपका ABCD, ABCD, EFEF, GG, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो साहब जब इंग्लिश सोनेट की बात हम करते हैं तो इंग्लिश सोनेट में पहली लाइन तीसरे लाइन के साथ स्टैंजा में तुकबंदी करती है, जो हमारा स्टैंजा होता है, स्टैंजा फॉर्म है, और दूसरी लाइन चौथी लाइन के साथ करती है। तो देखिए पहली लाइन तीसरी के साथ, दूसरी लाइन चौथी के साथ, तो ABAB, CD EFEF, और साहब लास्ट की दो लाइन जो क्वार्टरन होता है वो आपस में तुकबंदी करती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ABAB, CD EFEF और GG। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत महत्वपूर्ण बुक है साहब ये। अगर अंग्रेजी साहित्य की हम बात करें तो इस बुक का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हु रोट द बुक उटोपिया। उटोपिया पुस्तक बुक जो है वो आखिरकार किस राइटर ने लिखी है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं, ए शेक्सपियर साहब, बी मार्लोप साहब, सी बेन जॉनसन साहब, और डी थॉमस मोर साहब। तो भैया उटोपिया बुक जो है इसको लिखने वाले राइटर का नाम है थॉमस मोर, सर थॉमस मोर। तो आपका डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लैंग्वेज थॉमस मोर ओरिजिनली रोट द बुक उटोपिया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर उटोपिया बुक की बात करें तो थॉमस मोर ने ओरिजिनल उटोपिया बुक को किस भाषा में लिखा। ए ऑप्शन ग्रीक, बी ऑप्शन लैटिन, सी ऑप्शन इंग्लिश, और डी ऑप्शन फ्रेंच। तो साहब जब हम लोग 16वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी अगर राइटिंग की भाषा की बात करें तो वो लोग अंग्रेजी को इन्फीरियर मानते थे और सुपीरियर मानते थे लैटिन भाषा को। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें उटोपिया की जो थॉमस मोर ने लिखी वो लैटिन भाषा में इन्होंने लिखी थी। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द बुक उटोपिया इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उटोपिया बुक जो है इसका अंग्रेजी भाषा में किस वर्ष में ट्रांसलेशन हुआ। पहले आपको बता दिया लैटिन भाषा में उन्होंने ओरिजिनल लिखी थी, फिर इसका ट्रांसलेशन जो है वो अंग्रेजी में कब आया। ए ऑप्शन 1550, बी ऑप्शन 1551, सी ऑप्शन 1552 और डी ऑप्शन 1553। तो साहब इसका राइट आंसर है 1551, यानी कि ऑप्शन बी। 1551 में उटोपिया बुक जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द बुक उटोपिया वॉज रिटन अंडर द इंस्पिरेशन फ्रॉम। यानी कि थॉमस मोर साहब ने जो उटोपिया पुस्तक लिखी वह किसके प्रभाव में, किसके इंस्पिरेशन में लिखी। तो साहब आपका ए ऑप्शन है टॉटल्स मिसलेनी, बी ऑप्शन है आपका द ट्रॉय बुक, सी ऑप्शन है आपका पायर्स प्लोमैन, और डी ऑप्शन है आपका रिपब्लिक। तो साहब जब हम ग्रीक साहित्य पढ़ते हैं तो ग्रीक साहित्य में सबसे बड़ा अगर और सबसे मोस्ट फेमस अगर कोई वर्क है जो आज भी हमारे सामने आता है तो वो है प्लेटो साहब के द्वारा लिखा गया रिपब्लिक। तो उटोपिया जो है वह थॉमस मोर साहब ने रिपब्लिक से प्रभावित होकर लिखी है। तो इसका राइट आंसर आता है आपका डी, यानी कि रिपब्लिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उटोपिया। आप लोग अंग्रेजी भाषा में कई बार हो सकता है आपने अगर पढ़ा हो तो उटोपिया शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उटोपिया शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है। तो साहब ए ऑप्शन है नेम ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी का नाम, बी ऑप्शन है आपका एनी इमेजिनरी स्टेट ऑफ आइडियल परफेक्शन, एक कोई भी काल्पनिक और आदर्श परफेक्शन वाला स्थान, सी ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, और डी ऑप्शन है इटली। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका बी, एनी इमेजिनरी स्टेट ऑफ आइडियल परफेक्शन। कहने का तात्पर्य आदर्श पूर्णता की कोई भी काल्पनिक दशा।
विशेष ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? आदर्श पूर्णता की कोई भी काल्पनिक दशा, उटोपिया का यही हिंदी अर्थ होता है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज टोटेल्स मिसलेनी? टोटेल्स मिसलेनी क्या है? तो साहब आपका ए ऑप्शन है आपके सामने, नेम ऑफ ए ड्रामा कलेक्शन। बी ऑप्शन है आपका कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सी ऑप्शन है आपका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और डी ऑप्शन है आपका कलेक्शन ऑफ एसेज। तो साहब जब हम टोटेल्स मिसलेनी की बात करते हैं तो टोटेल्स मिसलेनी जो है वह सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का एक कलेक्शन है। तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द बुक टोटेल्स मिशनरी वाज पब्लिश्ड? अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है तो टोटेल्स मिसलेनी एक बुक के रूप में कब प्रकाशित हुई? ए ऑप्शन 1555, बी ऑप्शन 1556, सी ऑप्शन 1557 और डी ऑप्शन 1558। तो साहब टोटेल्स मिसलेनी जो है वह एक बिग बुक के रूप में 1557 में पब्लिश हुई है। तो इसका राइट आंसर आपका 1557 है, यानी कि कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड पब्लिश्ड इन 1557. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटेल्स मिसलेनी comprises chiefly the songs and sonnets of। जो टोटेल्स मिसलेनी जो बुक है उसमें मुख्य रूप से किसके गीत और सोनेट्स रखे गए हैं? ए ऑप्शन आपका बिट साहब, बी ऑप्शन सरे साहब, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो साहब थॉमस बिट और अर्ल ऑफ सरे दोनों ने जो सॉन्ग्स और सोनेट्स लिखी हैं उनको ही टोटेल्स मिसलेनी में मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि टोटेल्स मिसलेनी इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स पब्लिश्ड इन 1557 एंड comprises chiefly the songs and sonnets of बिट एंड सरे। एक लाइन में भी आपको आप इस चीज को याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साहब, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण। जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज के मेरे वीडियो में कम से कम एक क्वेश्चन आपके लिए अवश्य रखा मिलेगा। नहीं तो जब 18 को आपका एग्जाम होगा उसके बाद आप ध्यान कर लेना कि दृश्य सक्सेस एकेडमी पर विशाल सर ने कहा था, और देखिए इसमें से एक क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। ठीक है साहब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज, विच इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी? आपको अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली कॉमेडी का नाम बताना है। तो साहब ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। बी ऑप्शन है आपका एज यू लाइक इट। सी ऑप्शन है आपका राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। और डी ऑप्शन है आपका गॉर्बी ड्यूक। तो साहब एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बेन जॉनसन साहब की रचना है। कॉमेडी है एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर साहब की एक रचना है। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर अंग्रेजी भाषा की पहली कॉमेडी है साहब। तो नाम ध्यान रख लीजिए आप, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। आपका ऑप्शन सी जो है वो पूर्ण रूप से राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी एक्ट्स आर इन द कॉमिक प्ले राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर? यानी कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो कॉमेडी है उसमें कुल मिलाकर कितने एक्ट्स हैं? तो साहब ए ऑप्शन है आपका 4 एक्ट्स, बी ऑप्शन है आपका 5 एक्ट्स, सी ऑप्शन है आपका 6 एक्ट्स एंड डी ऑप्शन है आपका 1 एक्ट। तो साहब सीधा सीधा इसका एक आंसर है 5 एक्ट्स। और आप अंग्रेजी भाषा की अगर हम लोग एलिजाबेथन एज तक की बात करें तो एलिजाबेथन एज में जितनी भी ट्रेजेडीज और कॉमेडीज लिखी गई हैं, चाहे वो किसी भी राइटर की हों, मैक्सिमम ट्रेजेडीज और कॉमेडीज में आपके 5 एक्ट्स हैं मैक्सिमम। ठीक है ना? तो आप अगर आपका क्वेश्चन कोई भी एलिजाबेथन एज से पूछ लिया जाए कि इस प्ले में कितने एक्ट्स हैं,
तो इसमें पूर्ण संभावनाएं हैं, 99% संभावना है कि आप अगर 5 ऐड करके आएंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर पब्लिश्ड। अगला क्वेश्चन आपसे राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर से ही पूछा गया है। तो इन विच ईयर राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर पब्लिश्ड, ऑप्शन है आपके 1562, 1565, 1567 और 1569। तो साहब जब हम लोग राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर के बारे में हमने इतना पढ़ लिया कि पहली इंग्लिश कॉमेडी है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है ना, और इसका पब्लिकेशन जो है साहब वो होता है 1567 में। कब हुआ साहब? 1567 में। तो आपका ऑप्शन सी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। द कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वॉज रिटन फॉर एंड प्लेड बाई, यानी कि ये कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है वह किसके लिए लिखी गई एंड प्लेड बाई, और किसके द्वारा इसका मंचन किया गया पहली बार। विशेष ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो कॉमेडी है आपकी इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में पहली जो कॉमिक प्ले है उसको किसके लिए लिखा गया और इसका परफॉर्मेंस सबसे पहले किसने किया? तो साहब थिएटर्स के लिए लिखा गया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन चर्च के लिए लिखा गया, सी ऑप्शन वेस्ट मिनिस्टर बॉयज़ के लिए लिखा गया, और डी ऑप्शन आपका नन। तो साहब इसका पूर्ण रूप से राइट आंसर है आपका वेस्ट मिनिस्टर बॉयज़। तो ये रचना जो है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वह वेस्ट मिनिस्टर बॉयज़ के लिए की गई थी, और इसका पहली बार मंचन जो है वह भी वेस्ट मिनिस्टर बॉयज़ ने किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली इंग्लिश कॉमेडी की बात हो गई, तो साहब अब आ जाइए विच इज नोन एज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है साहब आपकी? ऑप्शन आपके सामने में लिखता हूं, लिखे हुए हैं डॉक्टर फॉस्टस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन द स्पेनिश ट्रेजेडी, सी ऑप्शन हैमलेट, और डी ऑप्शन गॉर्बिड्यूक। तो साहब डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लोव की रचना है, स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड साहब की रचना है, हैमलेट विलियम शेक्सपियर साहब की रचना है, डॉक्टर फॉस्टस की रचनाकार क्रिस्टोफर मार्लोव, स्पेनिश ट्रेजेडी के रचनाकार थॉमस किड। तो ये यूनिवर्सिटी बेट्स और थॉमस किड साहब यूनिवर्सिटी बेट नहीं थे लेकिन रिजेंबल थे उनके, इनके द्वारा लिखी गई है। हैमलेट शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी यूनिवर्सिटी बेट्स के बाद के हैं। इन सबसे पहले अगर कोई आई ट्रेजेडी तो उसका नाम है गॉर्बिड्यूक। आपका ए डी आंसर जो है वह पूर्ण रूप से सही है। अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली इंग्लिश ट्रेजेडी का नाम है आपका गॉर्बिड्यूक। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ट्रेजेडी गॉर्बिड्यूक। क्या गॉर्बिड्यूक जो ट्रेजेडी है आपकी पहली, उसका कोई सब टाइटल भी है, और अगर है तो उसका नाम क्या है साहब? ए ऑप्शन टेम्पेस्ट, बी ऑप्शन फेरेक्स एंड पोरेक्स, सी ऑप्शन एडवर्ड थर्ड, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द एबव। टेम्पेस्ट शेक्सपियर साहब की रचना है, नहीं हो सकती भाई। एडवर्ड थर्ड जो है वह आपका मार्लोव साहब का प्ले है, वो भी नहीं हो सकता। फेरेक्स एंड पोरेक्स तो हो सकता है ना, ठीक है ना साहब। तो सब टाइटल ऑफ द ट्रेजेडी गॉर्बिड्यूक इज फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हु रोट द ट्रेजेडी गॉर्बिड्यूक। गॉर्बिड्यूक ट्रेजेडी जो है उसकी रचना किसने की? ए ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं थॉमस नॉर्टन साहब, बी ऑप्शन है आपका थॉमस सैकविल साहब, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है आपका नन। तो साहब राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि गॉर्बिड्यूक की रचना जो है वो दो राइटर्स ने मिलकर की है, और नाम है उनके थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल। क्लियर साहब? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर द गॉर्बिड्यूक एक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। गॉर्बिड्यूक जो आपका पहला ट्रेजेडी है अंग्रेजी भाषा का,
इसका पहली बार मंचन कब किया गया, किस ईयर में किया गया? ऑप्शन आपके ए 1560, बी 1561, सी 1562 एंड डी 1563। तो साहब पहली बार अगर गॉर्बियोड्यूक की हम बात करें तो गॉर्बियोड्यूक का मंचन जो है वह आपका 1561 में इनर टेम्पल हॉल में पहली बार इसका मंचन किया गया था। कहाँ किया गया था? इनर टेम्पल हॉल इन 1561। क्लियर साहब? तो ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट यूफ्यूज? हु रोट यूफ्यूज? तो साहब ए ऑप्शन क्रिस्टोफर मार्लो, बी ऑप्शन जॉन लिली, सी ऑप्शन शेक्सपियर और डी ऑप्शन बेकन। साहब तो ना साहब ये मार्लोव की रचना है, ना शेक्सपियर की रचना है, और बेकन साहब एक एसेइस्ट हैं, उनकी भी रचना नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोज रोमांस है और इसकी रचना करने वाले हमारे राइटर जॉन लिली साहब हैं। तो यूफ्यूज की रचना जो है वो जॉन लिली साहब ने की है। विच इज नोन एज फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस? क्वेश्चन नंबर 22 आपका लिखा हुआ है विच इज नोन एज फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस, किसको हम फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस के रूप में जानते हैं? तो आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन यूफ्यूज, सी ऑप्शन ए लेडी इन द मून और डी ऑप्शन नन। तो साहब आपका पहला फर्स्ट इंग्लिश प्रोज रोमांस जो है वो यूफ्यूज माना जाता है। तो आप बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। विच वर्क इज नोन फॉर एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश नॉवेल? अगर हम बात करें तो इंग्लिश नॉवेल जिसका आरंभ जो है वह हमारा 17वीं सेंचुरी में आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो इंग्लिश नॉवेल का इवोल्यूशन जो है, उत्पत्ति जो है, वह किस वर्क को माना जाता है अंग्रेजी भाषा में? तो ऑप्शन ए यूफ्यूज जो है इसको आप कह सकते हैं, जो कि पहला आपका प्रोज रोमांस भी कहा गया है। इसको इंग्लिश नॉवेल का आप क्या कह सकते हैं? इवोल्यूशन वर्क कह सकते हैं, उत्पत्ति से संबंधित कार्य कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द आर्केडिया? साहब आर्केडिया की रचना किसने की? बड़ा अच्छा सवाल। क्या जॉन लिली साहब ने की, बी स्पेंसर साहब ने की, सी फिलिप सिडनी साहब ने की, या डी शेक्सपियर साहब ने की? तो साहब जॉन लिली का यूफ्यूज पढ़ लिया, स्पेंसर साहब को हम लोग आर्केडिया के नाम से तो नहीं जानते हैं, कम से कम शेक्सपियर साहब के वर्क मैंने आपको दिए हैं, उसमें आर्केडिया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो साहब सर फिलिप सिडनी साहब का ये वर्क है आर्केडिया, जो कि एक प्रोज रोमांस है। पहला प्रोज रोमांस आपका जॉन लिली साहब का यूफ्यूज, और दूसरे नंबर पर आपका प्रोज रोमांस आता है 16वीं सेंचुरी में, तो उसका नाम है द आर्केडिया, फिलिप सिडनी के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द बुक आर्केडिया पब्लिश्ड? आर्केडिया बुक का पब्लिकेशन जो है वह किस ईयर में होता है? तो साहब ए ऑप्शन है आपका 1580, बी ऑप्शन है आपका 1585, सी ऑप्शन है आपका 1590 और डी ऑप्शन जो है वो आपका है 1595। तो साहब अगर हम आर्केडिया बुक की बात करें तो पहली बार इसका पब्लिकेशन जो है वो होता है 1590 में। 1580 के आसपास लिखी थी आर्केडिया को सर फिलिप सिडनी साहब ने, लेकिन उसके बाद फिलिप सिडनी साहब की मृत्यु हो गई एक बैटल में, युद्ध में, और मैं आपको बता चुका हूँ किस बैटल में हुई थी मृत्यु। वो मैं आपको जो एलिजाबेथन एज का मैंने फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल आप इतना समझिए आर्केडिया की रचना किसने की? फिलिप सिडनी साहब ने की, और इसको पब्लिकेशन जो है वह 1590 में होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच टाइप ऑफ वर्क इज एस्ट्रोफल एंड स्टेला। एस्ट्रोफल और स्टेला जो है वह किस प्रकार का वर्क है। तो साहब वैसे एस्ट्रोफल एंड स्टेला से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन एलिजाबेथन एज पार्ट 1 में दे चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं दिया था। तो ए ऑप्शन है आपका एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। क्या एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है साहब। बी ऑप्शन है आपका एक कलेक्शन ऑफ एसेस, एसेस का कलेक्शन है क्या। सी ऑप्शन है एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, सोनेट्स का कलेक्शन है क्या। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो साहब जब हम एस्ट्रोफल और स्टेला की बात करते हैं तो इसको हम जानते हैं सर फिलिप सिडनी साहब ने लिखा है, और सर फिलिप सिडनी का एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स जो है वह एस्ट्रोफल एंड स्टेला के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ईयर एस्ट्रोफल एंड स्टेला वाज पब्लिश्ड। किस वर्ष में एस्ट्रोफल एंड स्टेला का पब्लिकेशन होता है। इन विच ईयर एस्ट्रोफल एंड स्टेला वाज पब्लिश्ड। ए ऑप्शन 1590, बी ऑप्शन 1591, सी ऑप्शन 1592 और डी ऑप्शन 1593। तो साहब अगर हम बात करें इसके पब्लिकेशन की तो एस्ट्रोफल एंड स्टेला का पब्लिकेशन जो है वह आपका हुआ है 1591 में। ये आपका राइट आंसर है। यानी कि 1590 में आपका सर फिलिप सिडनी साहब के द्वारा लिखी गई आर्केडिया का पब्लिकेशन हुआ है, और 1591 में एस्ट्रोफल एंड स्टेला का पब्लिकेशन हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज सोनेट कलेक्शन इज एस्ट्रोफल एंड स्टेला। भाई ये बहुत कठिन प्रश्न है, इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं, कृपया करके आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। ए ऑप्शन है स्पेंसर साहब, बी ऑप्शन फिलिप सिडनी साहब, सी ऑप्शन शेक्सपियर साहब और डी ऑप्शन जॉन डन साहब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन नंबर 28 का आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आंसर दें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इन एस्ट्रोफल एंड स्टेला सिडनी हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटेड लव फॉर। जब हम कलेक्शन की बात करते हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला की, तो सिडनी साहब ने एस्ट्रोफल एंड स्टेला के माध्यम से अपना डिसअपॉइंटेड लव प्रदर्शित किया है किसके प्रति। ए मैरी के प्रति, बी एलिजाबेथ के प्रति, सी पेनेलोप के प्रति और डी नन। तो साहब अगर हम बात करें तो फिलिप सिडनी साहब की प्रेमिका का नाम था पेनेलोप डेवरेक्स। तो साहब जब हम बात करते हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला की, तो सिडनी साहब ने एस्ट्रोफल एंड स्टेला के माध्यम से डिसअपॉइंटेड लव को व्यक्त किया है अपनी प्रेमिका पेनेलोप के लिए। पेनेलोप डेवरेक्स इनका पूरा नाम है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेला। बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। बहुत ढेर सारे मेरे स्टूडेंट वोकैब याद करते हैं, सर काय से याद करें, काय से याद करें, काय से याद करें। एक बड़ा सा अच्छा सा खूबसूरत सा प्रश्न है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेला। स्टेला का अर्थ क्या है। ए मून, बी स्टार, सी फ्लावर और डी डायमंड। तो साहब स्टेला का अर्थ होता है स्टार, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं एलिजाबेथन एज और 16th सेंचुरी से रिलेटेड। और ये मैंने आपका एलिजाबेथन एज का पार्ट 1 दिया था, उसका ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। ठीक है ना साहब। और ये काय के अंतर्गत आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो अत्यधिक पसंद आएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक मेरा चैनल जो है वह पहुंचाने का कार्य करें। और आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।